चलो कितने क्वेश्चन लिखे हैं आपने? सर 5 है सर। 4 से अच्छा, 5, हाँ सर 5 है। कहाँ से देख देख के लिखे हैं? ये सर थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से और थोड़ा बहुत वो ओनली आई से। अच्छा अच्छा, और तो किसी के साथ सही आपने मिले नहीं। नोट्स का भी यूज किया करो, ठीक है, जब आप लिखते हो तब। जी सर, उस उसका भी किया था, दोनों पढ़ लिया ना मैंने सर। वो धर्मेंद्र सर वाले भी पढ़ लिए, खुद के भी पढ़ ही लिए। तो उनका ज़रूर यूज किया करो, ठीक है, ताकि मतलब ठीक है। आप जब ये मॉडल आंसर बना रहे हो तो आपके नोट्स भी आ जाने चाहिए, और जितने भी पीवाईक्यू को सॉल्यूशन बने हुए हैं हिंदी मीडियम में वो भी समराइज हो जाने चाहिए। ये याद रखना हमेशा माइंड में जब बनाओ तब, ठीक है। जी सर। चलो देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समाज और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। ये चीज़ याद रखना। समाज, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट समाज आएगा, और सिचुएशन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड। जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक और शाश्वत है। यूनिवर्सल वैल्यूज जो होती है उनके बारे में बोल रहा हूँ। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताइए, मतलब आपको लॉजिक देना पड़ेगा कौन सी क्या चीज़ है। अब देखते हैं आपने क्या दिया है। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू को डिफाइन करोगे, इंट्रोडक्शन तो वहीं से होगा। मूल्य वे गुण और विचार है जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं और हमें परिभाषित करते हैं कि हम कौन है शैली बताते हैं मूल्य। ये डेफिनेशन कहाँ से लिखा आपने? ये सर मैंने कहाँ से देखा था, ये सर शायद ओनली आइस का था, जहाँ तक मेरे को याद है। नहीं 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 नहीं, मूल्य हम कौन है शैली बताता है। मूल्य यहाँ तक तो मेरे को ठीक लगा सर, ये हम कौन है हाँ, तो मेरे को ये भी यहाँ गलत लगा। यहाँ ये तक ही सही रहता है, ये निर्देशित करते हैं और परिभाषित करते हैं ना, यहाँ तक ही सही रहता है। परिभाषित ये करते नहीं हैं कि मूल्य इतना हमारी सोचा। मान्यता से उत्पन्न होते हैं और विभिन्न माध्यमों से बनते हैं। ये भी थोड़ा इसका डेफिनेशन सही यूज करो, ठीक है। सेवन जाकड़ में देख लेना, ठीक जो है। भी है थोड़ा इसका डेफिनेशन सही नहीं है। साहस, दया, आत्मसंयम, जी सर। उदारता, ईमानदारी आदि, ठीक है। इतना ज़्यादा देने एक दो दे दो, ठीक है बस, ठीक है। ठीक है। अब आगे, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले मूल्य। सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारत में राजतंत्र को बेहतर माना जाता था, आज लोकतंत्र को, ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छा एग्जाम्पल भी है। पेशेगत नैतिकता, औद्योगिक क्रांति, अधिकतम लाभ, लेकिन आज सतत विकास में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, ठीक है। गोपनीयता, डिजिटल युग, मूल मूल्य, जबकि कृषि युग में महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। ये तो वो एग्जाम्पल हो गए जो समय के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। पर ठीक यहाँ है। पे समय नहीं है ना, समाज है। ये आपने समय क्यों लिखा है? ये देखो गलती, तो ये देखो यहाँ पे आपने समय लिखा हुआ है। समय थोड़ा ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे, ठीक है। सार्वभौमिक शाश्वत मूल्य, नहीं नहीं नहीं, फिर देखो आपने इसमें फिर वो छोड़ दिया, परिस्थितियाँ। अब जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर अपन ले, एक भारतीय समाज है और एक पश्चिमी समाज है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है, फिर उसको और माइन्यूट लेवल पे अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे रहता है कि जैसे स्त्रियों का एक विशेष भूमिका रहती है सांस्कृतिक, जैसे मान के चलो दुर्गा पूजा, ये सारी चीज़ें होती है, या उनका जो पहनावा होता है, अपन पश्चिम में ऐसा नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये होता है समाज के अनुसार मूल्य चेंज होना, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे भारतीय समाज में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे परिवार जो है एक जॉइंट फैमिली एक अच्छा माना जाता है, पर जो फॉरेन में पश्चिम में है वहाँ पे नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, ठीक है, परंतु जैसे बड़ों को सम्मान करना, परंतु वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ऐसे समाज के अनुसार चीज़ें चेंज हो जाती है। दूसरा, अपन भारतीय समाज में ले अगर आप, तो भारत में जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक समाज है जो पितृसत्तात्मक मूल्यों को बढ़ावा देता है, जैसे अपने मोस्टली जो नॉर्थ बेल्ट है, साउथ बेल्ट है, उसमें पर कुछ जनजातियाँ ऐसे समाज भी है जहाँ पे जो है मातृसत्तात्मक उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया के अंदर थोड़ा समाज के आधार पर डिफरेंस होना मूल्य का, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, जैसे अपने सम्मान करने का क्या तरीका है कि किसी बड़ों का पैर छूना होता है,
ठीक है। अपन बहुत सारे कल्चर ऐसे जी थे, सर। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, वहाँ आदिवासी कैसे रहते हैं, स्प्लिट करना, मतलब थूकने को सम्मान माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो समाज के आधार पर जी चेंज हो गया सर। ना मूल्य। अब बात आती है परिस्थिति के अनुसार कैसे मूल्य चेंज होते हैं। जैसे मान के चलो कि आप नॉर्मल व्यक्ति हो, तब आप आराम से अच्छे मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल जो परिवार, जैसे मान के चलो अभी भारत में कोई युद्ध नहीं है, ठीक है, तो इस टाइम में आराम से आप अच्छे वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकते हो। परंतु वही सोचो कि जैसे अभी मान के चलो जैसे गाजा में वहाँ युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे तुम, जैसे मान के चलो खुद पे संकट आ रहा है, तो तुम कैसे दूसरों के लोगों की मदद करोगे। जैसे बोलते हैं ना लोगों की मदद करना अच्छा मूल्य है, पर जब वहाँ पे आपका जीवन ही संकट जी में हो सर। तो कैसे आप करोगे। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान के चलो कि आप कोई बहुत बड़े एक अधिकारी हो और आपके पास न्यूक्लियर जो भारत के बम पर जो बम है उनके बारे में आपके पास है जानकारी, और आप मान के चलो पकड़े गए, ठीक है, पाकिस्तान आपको पकड़ के ले गया। अब आप ऐसे जो है जी आप सर। हमेशा इंटीग्रिटी का फॉलो करते हो, परंतु अगर सोचो कि वहाँ पे क्या वो बता दोगे, क्या आप नहीं बताओगे ना, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदल जाएगी। समझ रहे हो ना, जी क्योंकि सर। वहाँ पे राष्ट्र प्रथम आ जाएगा ना आपके लिए, चाहे आपकी जो सेल्फ इंटीग्रिटी वहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो ये होती है जहाँ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपन ने निर्णय बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जी ये सर। दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पुट आउट करना था। फिर आपको लिखना था ऐसा नहीं है, कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जो सर्वव्यापक में शाश्वत होते हैं। कौन से, जैसे सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, प्रेम करना चाहिए। अभी एग्जाम्पल दो, जैसे गांधी जी है, अहिंसा, इसीलिए गांधी को आज पूरे विश्व में माना जाता है। आपने लिखा है यहाँ पे, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आंदोलन में मार्गदर्शक बना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आपको जी सर। कंक्लूड करना है कि मूल्य, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सर्वव्यापक शाश्वत होते हैं। फिर एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जी सर। जहाँ पे कुछ मूल्य जो है यहाँ पे वो ऐसा भी नहीं कि 100% होते हैं, पर 90% के समथिंग जो शाश्वत मूल्य होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो मूल्य, कुछ मूल्य जो सिचुएशन के आधार पर बदलते रहते हैं, वो इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है, और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो समाज के आधार पर बदल जाते हैं। तो चाहते कि एक रेखा ड्रॉ करके अभी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, मूल्य के द्वारा ही हमारी जी सर। नैतिकता व्यवहारिक बनती है, इसलिए शाश्वत मान्य मूल्यों को अपनाते हुए वर्तमान के परिवेश अनुसार अच्छे मूल्यों को अपनाकर आदर्श समाज की स्थापना। नहीं, कंक्लूजन सही नहीं है, थोड़ा और इसमें मैच्योरिटी चाहिए। ठीक है, इसमें सर कैसे लिख सकता हूँ कंक्लूजन, थोड़ा सा देखो जैसे बताना। अब देखो ये तो आपने बता दिया कि देखो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि मूल्य जो है, आप मूल्यों को एक ढांचे में नहीं डाला जा सकता, वो समाज के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर तो बदलते रहते ही हैं। परंतु कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं, जैसे सत्य, सत्यनिष्ठा हो गई, लोगों का प्रेम भाव, ये सब सारी चीज़ें वो सर्वव्यापक और शाश्वत होती है। इसलिए मूल्यों में याद रखना ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ये यहाँ सब्जेक्टिविटी का विषय नहीं है। तो ये बेस्ट कंक्लूजन रहेगा आपका आंसर का। समझ में आया, क्योंकि मूल्यों को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, नंबर नहीं दे सकते ना, कोई फिक्स नहीं कर सकते ना। जी सर। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है वहाँ पे मूल्यों में। तो ये चीज़ याद रखना। इसीलिए बता, देखो कोचिंग में चाहे कितने बढ़िया मॉडल आंसर बना ले, पर इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसीलिए आपको अपने आप को ग्रोथ करना है उस पर ये है कि वो आपका फाउंडेशन बना के देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला है अंतःकरण की आवाज़ से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन की डिमांड ये हो गई, आप स्वयं को अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए कैसे तैयार करते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन की डिमांड हो गई। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। अंतःकरण की आवाज़ से अभिप्राय उस आंतरिक नैतिक मार्गदर्शन से है जो व्यक्ति को सही व गलत में भेद करने की शक्ति देता है, भले ही बाहरी दबाव, प्रलोभन या व्यक्तिगत हितों का नुकसान हो। अब देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, अंतःकरण की आवाज़ अंति नैतिक निर्णय क्षमता, संस्कार व आत्मचिंतन से विकसित करती है, नैतिक अखंडता बनाए रखती है, नैतिक द्वंद्व स्थिति में मार्गदर्शक होती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दो। एग्जाम्पल दिया आपने नहीं, एग्जाम्पल दो। जैसे मैं एक चीज़, जैसे आप मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, कैसे हो आप बताइए। शाकाहारी हो, चलो ठीक है। ये आप कभी चोरी किए हो। चोरी तो अरे छोटी मोटी तो किए होंगे ना, छोटी हाँ सर, ऐसे तो छोटी मोटी सर की है, वो तो किया है। हाँ, तो मैं बताता हूँ मतलब कैसे आप इनर वॉइस को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कभी देखना, जैसे मान के चलो जो मांसाहारी होते हैं ना लोग, जो मांसाहारी खाते हैं, अब देखो जी उनको सर। एक होता है कि जी सर। हैबिचुअल हो जाते हैं वो लोग, है ना, खाते खाते।
परंतु जैसे मान के चलो किसी शाकाहारी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं या कोई धार्मिक व्यक्ति हो तो उसके कांटेक्ट में जब आते हैं व्यक्ति, तो वो जब उसको थोड़ा दिया जाता है भाई जीव हत्या ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा जो मांसाहारी होते हैं ना, अगर उनसे आप पूछोगे यार तुम आप जीव को मार के कैसे खा लेते हो, बोले यार हम मारते नहीं, अगर शायद हम भी मार के उसको खाए तो शायद खा नहीं पाए। मतलब अब ये जो उनको ये चीज़ रोक रही है ये है उनकी इनर वॉइस, उनको भी पता है। अभी जिसको पता है वो अंतःकरण की आवाज़ है कि वो उसको सही गलत वो डिफाइन कर रही है, परंतु वही होता है लोग अंतःकरण की आवाज़ को अवॉइड कर देते हैं, इसके कारण वो चीज़ें करते रहते हैं जैसे चोरी करना जो भी चीज़ है। पर याद रखना अंतःकरण की आवाज़ हमेशा मनुष्य को रियलाइज कराती है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना कि जब अंतःकरण की आवाज़ को आप डिनाई करते जाओगे तो याद रख लेना फिर धीरे धीरे वो इंट्यूशन देना बंद कर देती है वो आपको। इसीलिए होता है कि जो लोग जो गलत कार्य में चले जाते हैं स्टार्टिंग में उनको भी लगता है, नैतिक विचलन आता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, परंतु क्या होता है कि जब अपना अंतःकरण की जो आवाज़ होती है उसको जब दबा देते हैं तो फिर बाद में जो उसको जो लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं फिर वो इंट्यूशन की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए। फिर स्वयं को अंतःकरण की आवाज़ सुनने तो तैयार करने के तरीके क्या है, आत्म जागरूकता व आत्मचिंतन। आइए अशोक खेमका ने बार ट्रांसफर जलते हुए बेईमानी का विरोध किया। ठीक है, नैतिक सक्षमता, गीता का निष्कामकरण सिद्धांत, ध्यान और मेडिटेशन, मन को शांत करके, मूल्य आधारित प्रशिक्षण, नैतिक साहस अपनाकर सीधे ने सेवा इस्तीफा दे दिया, ईमानदारी से समझौता नहीं किया। नहीं ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सूटेबल नहीं है इसके लिए। देखो ध्यान से समझना एग्जाम्पल कैसे, जहाँ पे उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुना और उसके कारण उनका जीवन बदल गया। जैसे महात्मा बुद्ध ये मान के चलो कि, या इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लो अंगुलीमाल का। जो अंगुलीमाल था ना वो मार के लोगों की अंगुली पहनता था, ठीक है, उसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो जब वो महात्मा बुद्ध से मिलते हैं तो फिर उसको रियलाइज होता है, उसको अंतःकरण की आवाज़ आती है कि मैं तो गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो क्या करते हैं उसको रियलाइज करवाते हैं कि देखो ये तुम गलत करो। फिर वो सोचता है, फिर उसके अंतःकरण से आवाज़ वो निकल के आती है, तब फिर वो देखो सुधार कर लेता है अपने। तो सबसे पहले चीज़ जो है इसमें जो आएगा, आपने थोड़ा सही नहीं दिया इसमें। सबसे पहला पैटर्न भाई आप सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले है आपको अपने आप को जानना। ठीक है, सुकरात का या किसी का स्टेटमेंट भी है, नो योर सेल्फ, मतलब अपने आप को जानो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे पता करोगे अंतःकरण की आवाज़ क्या है, मेरे मन की आवाज़ क्या है, ठीक है, और मैं प्रबोलन में आ रहा हूँ या मेरे अंतःकरण की आवाज़ क्या है। तो सबसे पहले तो सेल्फ टू नो। तो सेल्फ टू नो के लिए सबसे पहले होता है ध्यान, अपने आप को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना। ठीक है, इस दूसरी चीज़ आती है एसोसिएशन। जैसे अंगुलीमाल का कैसे, जब वो बुद्ध से मिले, महात्मा बुद्ध से मिले तो एसोसिएशन हुआ ना, कि अच्छे व्यक्ति के साथ एसोसिएशन हुआ तो उसको रियलाइज करवाया वो चीज़। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल पुट अप करो तब जाके आपका सही होगा। ये सही नहीं है आंसर, मतलब जो आपने एग्जाम्पल लिखे हो सही नहीं। उसके बाद में आता है डायरी लेखन। डायरी लेखन में आदमी क्या करता है, व्यक्ति मूल्यांकन करता है, स्वयं का मूल्यांकन करना। तो उसमें क्या आता है, आप अपनी अच्छाइयाँ भी लिखो, बुराइयाँ भी लिखो। ठीक है, दूसरी बात एक जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी जैसे चल रहा है वो अभी ये मंथ है परिपोषण पर्व होता है वो, उसमें क्या होता है जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट उसमें होता है कि आप अपना फीडबैक लो लोगों से कि आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उससे क्या होता है सेल्फ एनालिसिस होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या, जैसे होता है ना खुद व्यक्ति जो है सेल्फ ईगो में रहता है, उसको पता है वो अपने आप को मतलब बहुत कुछ समझने लग जाता है। पर हकीकत ये होती है कि दूसरे लोगों की नज़रों में वो कुछ और होता है। जब व्यक्ति ऐसे अपने आप को सेल्फ मूल्यांकन करता है तब पता लगता है कि व्यक्ति क्या है, ठीक है, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद डायरी लेखन हो गया, ठीक है, अंतःकरण की आवाज़ सुनने के लिए बार बार उसको प्रैक्टिस करना, फिर उसकी बात को फॉलो करना। ठीक है, नहीं तो अगर आप अंतःकरण की आवाज़ को जब फॉलो ही नहीं करोगे ना तो वो धीरे धीरे नेगलेक्ट हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन जो अपने से पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि कैसे तैयार करोगे ध्यान, अपने अंतःकरण की आवाज़ को ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना, ये काम नहीं आएंगे ये सारी चीज़ें। फिर आपने कंक्लूजन क्या लिखा है, अंतःकरण की आवाज़ जीवन में नैतिकता ध्रुव तारा है, जो व्यक्ति व शासन दोनों में नैतिकता बनाए रखने का आधार है। सिविल सेवा इसके द्वारा व्यक्तिगत ईमानदारी, संवैधानिक आदर्श, लोकहित को सशक्त करता है। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक और चीज़ लिखना कि अंतःकरण की आवाज़ जो है व्यक्ति का ये सबके अंदर होती है, परंतु इसमें सबसे मेन होता है कि आपका एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ है, आप कौन सा किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हो, मेडिटेट करना। क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों के जिसमें होता है गलत संगति में चले जाओगे तो आपके अंतःकरण से भी गलत आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा सही आवाज़ देता है वो, कारण उसको आप डेवलप करोगे वैसे चीज़ है। जैसे होता है ना भाई, अच्छाई को अगर बढ़ावा दोगे तो अच्छाई बढ़ेगी, अगर बुराई को बढ़ावा दोगे तो बुराई बढ़ेगी ना।
तो आपको दूसरा पक्ष भी लिखना है। फिर आखिर में आप कंक्लूड करोगे कि अंतःकरण की आवाज़ अगर जीवन में कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी अगर अपनाता है अपने जीवन में और उसको ग्रोथ की तरफ उसको बढ़ावा, मतलब उसको बढ़ावा देता है, तो अपने जीवन में तो नैतिक जीवन का पालन करता ही है, साथ में अगर ब्यूरोक्रेटिक में भी अगर जाता है, या मान के चलो तो वो सामाजिक नैतिकता का पालन करते हुए मतलब दूसरों का भी शोषण नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, समाज को फायदा होगा ना, खुद व्यक्ति का भी फायदा है, समाज को भी फायदा है। तो उससे क्या होगा, समावेशी विकास, या उसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना, उसका पालन होगा। हमेशा चीज याद रखना, ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करना है कंक्लूजन में। एसडीजी गोल हो गया, समावेशी विकास हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, ठीक है, जो डिप्राइव सेशन है उनको जो है उनका सशक्तिकरण होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, और समाज में बहुत सारी बुराइयों का अंत होगा। अगला है सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप व्यक्ति सेल्फ के बारे में ना सोचें, ठीक। जब वो समाज के बारे में सोचेगा तो ऑटोमेटिक स्वयं का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। आप इस कथन से क्या समझते हैं, तो यही आपको इसमें एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे एग्जाम्पल रखने हैं जिसमें व्यक्ति ने समाज के बारे में सोचा तो उस व्यक्ति का भी फायदा हुआ। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम का। उसने भारत के बारे में सोचा ना, इसलिए मिसाइलों बनाई, ये बनाई। अब देखो उस इसी कारण से उनका सम्मान भी बढ़ा और वो राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। गांधी जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे। सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत का कैसे पालन किया जा सकता है, तो ये देखो, ये पहली डिमांड हो गई, ये दूसरी डिमांड हो गई, ठीक है। पब्लिक जीवन में बोला, ये चीज़ याद रखना। इस कथन के अनुसार व्यक्तिगत कल्याण समाज के समग्र कल्याण से अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति की वास्तविक प्रगति सुख तभी टिकाऊ है जब समाज संपूर्ण रूप से विकसित हो, संतुलित हो, ठीक है। ये श्रीराम गांधी सर्वोदय विचार जॉन रॉल्स के सामूहिक कल्याण से भी मेल खाता है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल दे दो, थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है उससे एग्जामिनर को कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। चलो, नीति सिद्धांतों को बढ़ावा देना, सतत विकास, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्ति समाज पर विविधता। एग्जाम्पल को धनी व्यक्ति महल बना ले, पर यदि आसपास की बस्ती में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा तथा बुनियादी सुविधा का अभाव हो तो धनी व्यक्ति के जीवन भी प्रभावित होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपने यही एग्जाम्पल दिया तो जैसे मुंबई का जो स्लम है, ठीक है, वो पूरे शहर की जो इमेज है उसको खराब कर देता है ना, धारावाही। जी सर, ठीक है। आगे सामाजिक जीवन में कार्यान्वयन, समावेशी नीति निर्माण। आपको ये पूछ रहा है कि आप इसका सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत का कैसे पालन कर सकते हो। जैसे अब इसमें आप देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप कैसे एग्जाम्पल पुट करे बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जानते हो, जिनको जल पुरुष भी बोला जाता है। राजस्थान में उन्होंने ये जो वाटर टैंक जो है उसी के है, मतलब ये अपने जो बनाते हैं, तो इन्होंने अलवर में बहुत अच्छा खासा वहाँ पे ऐसे गाँवों को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। वो अलवारी संसद, हाँ, अलवारी संसद जिस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद, तो इनके एग्जाम्पल लिखो। देखो, इन्होंने लोगों के बारे में सोचा, लोगों वहाँ पे कितने लोगों का कल्याण हुआ इसके कारण, उस व्यक्ति का खुद का भी हित हुआ, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद है, जब सर्वहित में अगर आप सोचोगे तो उस व्यक्ति का भी हित निहित होता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दो, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए, सुंदरलाल बहुगुणा, याद है, जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था ना, उससे रिलेटेड है वो, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और अभी उनके साथ पिछले साल डेथ भी हुई थी। तो देखो, उन्होंने प्रकृति के बारे में सोचा, ठीक है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा ना, प्रकृति के बारे में सोचा, तो आज सबको फायदा हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। और उस व्यक्ति का भी जो है उसमें योगदान हुआ। मतलब ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल यूज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं आएगा सार्वजनिक जीवन में, ठीक है। समावेशी नीति निर्माण। अब इसमें एक और वो IAS अधिकारी था ना, जो जिसने रोड बनाई थी 100 किलोमीटर। जी सर, उसका क्या नाम है, आर्मस्ट्रांग पॉमे, हाँ, आर्मस्ट्रांग पॉमे करके नाम है, तो उसका एग्जाम्पल। जी सर, आर्मस्ट्रांग, हाँ जी, ठीक है। अब देखो उससे क्या हुआ, उसने सब लोगों के बारे में सोचा। अब उससे उसकी जो है IAS का जो उत्तरदायित्व है वो भी सुनिश्चित हो गया ना उससे, तो उसका भी हित हो गया उसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो सर ये सार्वजनिक जीवन का मतलब यहाँ पब्लिक लाइफ है, आप वो समझ लिए, पब्लिक लाइफ है ये।
तो सर पब्लिक जैसे अब ये हेडिंग डालते हैं सार्वजनिक जीवन में इसका कैसे करें, उसके बाद सीधा ये एग्जाम्पल हाँ दे हाँ, दें एग्जाम्पल लिखिए आप, 2-3 एग्जाम्पल लिख जैसे दो, आपका एथिक्स का आंसर कंप्लीट है। ये चीज़ सीधे हमेशा याद रखना, अलग अलग सेक्टर से लिख दो उसमें, जैसे क्योंकि आपने वो यही पूछ रहा ना कि सार्वजनिक राजेंद्र में प्रसाद सिद्धांत का पालन आपने कैसे किया जा बताए। सकता है। तो उन उन लोगों ने पालन किया है ना, तो अपन उसका एग्जाम्पल दे दिए, हो गया खत्म। अब जैसे पालन कैसे किया जा सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे जी पहले सर। इसमें स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट बता दो कि सबसे पहले आपकी जो है जो दूरदृष्टि है वो सर्वव्यापक होनी चाहिए, निजी हित को वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी जो दृष्टिकोण हो समावेशिता वाली होना चाहिए, सब लोगों को लेके होने वाली, लोगों को सोचने, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, समझ में आया? ऐसा दृष्टिकोण, जैसे भारत की जो जी संस्कृति है, सर। ये तो जरूर लिखना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम। अपन सबके बारे में सोचते हैं, तो देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ ना, अपन पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, ठीक। जी सर। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। तो इसमें आपको भाई स्वाभाविक सी बात है, इन चीज़ों को कार्यान्वयन करने के लिए तो सबसे पहले वसुदेव कुटुंबकम जैसी अपने को विचारधारा चाहिए, ठीक है। तब जे दूसरी बात, यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हो आप, जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता जी सर। देनी चाहिए, मतलब अगर अपन ब्रॉडर लेवल पे सोचे तो विश्व को देनी चाहिए, मतलब विश्व के पूरे ब्रह्मांड को, फिर उसके बाद में इसे विश्व को, आखिरी में मतलब व्यक्ति आना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी अपने को ऐसे काम करने चाहिए। अब जैसे बहुत सारे एनजीओ का नाम लिख सकते हो जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर पे काम करती है, जैसे डॉक्टर विदाउट बॉर्डर थी, याद करो कि जो पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। WHO जैसे संस्थाएं हैं, या जैसे हाँ ये देखो UN जो पीस फोर्स है ना, उसमें जैसे भारत की जो है बहुत ज़्यादा, उसमें भारत के आर्मी के जवान हैं उसमें, तो वो देखो सब लोगों के लिए काम कर रही है ना। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो, और ज़्यादा अच्छा जी होगा सर। तो वो चीज़ें लिखो कि जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे वसुदेव कुटुंबकम है, ये भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। तो उससे क्या ना, थोड़ा क्या होता है, हील टच होता है, जब जी सर। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो उसको मतलब लगता है कि हाँ कि ये व्यक्ति है जो भारत का नेतृत्व कर सकता है कल, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं आएगी इसमें, सिटीजन चार्टर। आपको मतलब ये सोचना है कि भाई ये चीज़ें कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले आई की जगह हमें वी को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम व्यक्ति क्या होता है, जब आई पे सोचता है ना, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन आप वी के बारे में सोचने लगे, कभी ना तो भ्रष्टाचार करोगे, ये चीज़ याद रख लेना। ये आई के बारे में सोचते हैं ना, तभी भ्रष्टाचार होता है, जब व्यक्ति खुद के बारे में सोचने लग जाता है, ये हमेशा याद रखना। कॉर्पोरेट पैसे नैतिकता, CSR, उचित मजदूरी। राज्य को शरीर तथा नागरिकों को मान लिया जाए तो जैसे शरीर का स्वास्थ्य और अंगों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है, उसी तरह सार्वजनिक जीवन में समावेशिता, स्थिरता और न्याय तथा सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य साकार हो सकता है। दूसरी बात आपको ये लिखना है इसमें कंक्लूजन में, कि जब सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का जब पालन किया जाता है तो उससे गरीबी, ठीक है, भुखमरी और जो अन्यायी, ये सारी चीज़ें ना ख़त्म होगी। उससे सतत विकास लक्ष्यों की तो प्राप्ति होगी, साथ के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। मतलब समझो, हमेशा प्रायोरिटी कंक्लूजन है, एक चीज़ याद रखना, कंक्लूजन बता देता है कि आपकी तैयारी का निचोड़ कैसा है, ये चीज़ याद रख लेना। तो उसमें हमेशा प्रायोरिटी देना है नेशन को, उसमें प्रायोरिटी देना है तुम्हें, जो डिप्राइवेशन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी मैच्योरिटी को शो करता है कि आप कितना मैच्योर हो आप, ये चीज़ याद रखना। विवेक का संकट से क्या अभिप्राय है? जी सर। क्राइसिस ऑफ द कॉन्शियसनेस, ऐसे कुछ होगा इंग्लिश में ये, ठीक है। विवेक का संकट से तो जी सर। पहला क्वेश्चन का डिमांड ये हो गया, आपने जीवन की एक घटना बताई जब आपके ऐसे संकट से सामना हुआ और अपने उसका समाधान कैसे किया। तो ये अब देखो, इसमें खुद पे लेके आपको बताना है, इसमें कोई एग्जांपल आपको देना ही नहीं है। विवेक का संकट वह स्थिति है जब व्यक्ति के नैतिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य हित में टकराव हो, ठीक है। नैतिक मूल्य सत्य, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, व्यक्तिगत हित, स्वार्थ, दबाव, भौतिक सुख, भई बातें। व्यक्तिगत अनुभव, स्नातक अध्ययन में एक बार मैंने देखा कि एक मेरा घनिष्ठ मित्र परीक्षा में नकल कर रहा। परीक्षा किसी ने मुझे पर भरोसा करते हुए बाद में मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ निष्पक्ष चल रहा था। दुविधा, सच बता देता तो मित्र पर अनावश्यक तो कार्रवाई को शिक्षा प्रभावित होती, चुप रहता तो ईमानदारी निष्पक्षता से समझौता होता। सीधे मित्र का नाम न लेकर कहा कि कुछ विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। बाद में निजी तौर पर मित्र की नकल के अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक हानियों के बारे में समझाया। इस तरह मैंने ईमानदारी, मानवीय संवेदनशीलता दोनों को संतुलित किया। विवेक का संकट हर व्यक्ति के जीवन में आता है,
इन स्थितियों में हमें न्याय, करुणा, ईमानदारी, संतुलन बनाकर निर्णय लेना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये तो रियल एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे है? रियल ही है सर, ये तो सबने किया है, नकल मारते तो सबने पकड़ा है। इसे तो क्या झूठ बोलूं। अच्छा, ये तो सारों के सब सेम ही घट रहे हैं कि नकल मारते तो करवाई भी है, करी भी है, दोनों चीजें। कोई नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे विवेक का संकट आप बोल सकते हो। जी सर। जैसे मान के चलो कि एक गरीब व्यक्ति है, जैसे मान के चलो, और वो आपसे भीख मांग रहा है, ठीक है, और आपको ये पता लगता है कि ये किसी रैकेट के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। जब आप इसको दोगे तो उस रैकेट को प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु आपको उसकी मानवीय दशाएं देखकर आपको लग रहा है कि आप उसकी मदद भी करो। तो ये होता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे दो विचार आके और समान हित के होते हैं वो। परंतु दूसरी चीज़ आपको ये भी होती है कि आप अगर एक चीज़ को त्यागते हो तो दूसरी चीज़ को भी आपको देखना पड़ता है उसमें। तो क्राइसिस कॉन्शियसनेस, जैसे आपने इसमें बताया कि हाँ, दोनों को संतुलित होके, परंतु हमेशा ये चीज़ याद रखना कि वो सार्वभौमिक मूल्यों के नज़दीक होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपको टेंडर छोड़ रहे हो, टेंडर आप मान के चलो कि आपके कोई रिलेटिव भी है सामने, तो आपको पता चाहिए वो योग्य हो, परंतु आप पे पक्षपात का आरोप लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइसिस कॉन्शियसनेस, तो हमेशा ये चीज़ रखना कि टेंडर को फिर आप इस तरीके से करो, चाहे तो आप अपने आप को वहाँ से उत्तरदायित्व हटा लो, या आप उस तरीके से प्रोसेस इस तरीके से करो कि आप खुद उसके प्रति निर्णय ना ले सको। मतलब वो होता है जैसे भाई लॉटरी सिस्टम टाइप से, ऐसा कुछ कर दो ताकि उससे आप बच सको, और आप भी वो जो रिलेटिव है आप उससे बच जाओगे। देखो भाई, मेरी जो भूमिका थी, मैं पर्सनली आपका सपोर्ट करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या क्या नैतिक चिंतन है। अगर मैं स्वाभाविक सी बात है तो मुझे तो ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा ना, सबके लिए इक्वल रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, अपने रिश्तों को भी बचाना होता है, और साथ में जो है आपकी जो जिस प्रोफेशन में हो आप, उसकी जो नैतिकता है उसका भी पालन करना होता है। तो ये याद रखना, इस टाइप की क्राइसिस जैसे फैमिली में भी आती है, ठीक है। या मान के लो लव मैरिज वाला भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि माँ बोल रही कि मैं मर जाऊंगी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी समझ रहे हो ना। तो उस टाइप का एग्जांपल जी सर। अगला भावनात्मक प्रगति क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही है ये, और वह लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो पहला डिमांड ये हो गया, दूसरा ये डिमांड हो गया, किसी व्यक्ति व विशेष को नैतिक निर्णय लेने में कैसे सहायक होता है। थर्ड डिमांड ये हो गया, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना व नियंत्रित करते हुए तथा दूसरों की भावनाओं को समझकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की क्षमता, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर लिखो, एग्जाम्पल बिना मत बढ़ा करो, इथिक्स में ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इथिक्स में नंबर उसी चीज़ के मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि उससे आपका क्लियरिटी पता लगता है। अब देख रहे हो अभी जैसे 2025 का पेपर देखना, उसमें यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी नहीं आएगी ना, इथिक्स से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब गया हो जमाना जहाँ पूछ लेता, देख लो इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हो, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है। ये तो 2013 का पेपर है, इसलिए मेरे को दिखा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब नहीं मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। तो अभी जो जिस टाइप से पूछ रहे हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ रहा है कि आप इथिक्स समझ चुके हो, सिलेबस पढ़ चुके हो, और आपका इसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल सब सही तैयार है। अब आप इसका रियल लाइफ में कैसे यूज करोगे वो आपसे जानना चाहता है वो। चलो कोई नहीं, पहले का आर्ट हो गया, एग्जाम्पल जरूर लिखो। वह लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, आत्म जागरूकता, सकारात्मक नकारात्मक भावनाओं को समझना व वर्गीकरण, डायरेक्ट लेखन, ध्यान, ठीक है, ये अच्छा है। आत्म प्रबंधन, भावनाएं स्वयं के नियंत्रण में, ये ना डेनियल गोलमैन के है ये 5 तरीके। जी सर। सहानुभूति, विविध समुदायों को से जुड़ना, सक्रिय चुनना, अभिनय आदि, ठीक है। प्रेरणा, भावनाओं को सफलता से जोड़ने के बाद ही आत्म प्रेरणा बनती है। सामाजिक कौशल, सेवा भाव, नेतृत्व कौशल, विशेषज्ञता, संप्रेषण क्षमता, ठीक है। नैतिक निर्णय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका, नैतिक दुविधा को पहचान में, ठीक है। भावना पक्षपात नियंत्रण में, आत्म प्रबंधन, हितधारकों के प्रति सहानुभूति व करुणा, दबाव में ईमानदारी से कार्य, आत्म प्रेरणा, विश्वास निर्माण, संवाद, सामाजिक कौशल, ये जन्मजात नौकर सीखे जा सकने के कारण तक मानवीय संवेदनशीलता के बीच सेतु का कार्य करती है। सुशासन सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
अब देखो आपने ये क्वेश्चन लिखा ना, मैंने भी इसका मॉडल आंसर बनाया है। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। जी सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब थोड़ा अभी देखो, जब ये काम कर रहे हो तो अच्छे से काम कर लो, मतलब अभी टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले मैंने जी सर। इसको डिफाइन किया, तो मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज़ किया करो हमेशा। तो मैंने इसमें डेनियल गोलमैन की जो डेफिनेशन है वो यूज़ की है मैंने। डेनियल गोलमैन के अनुसार ठीक है सर। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति को अपने तथा दूसरे के मनोभाव को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना होता है, ठीक। ये मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल है कि महात्मा गांधी द्वारा जनमानस का नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाना, ठीक है। ये हो गया। इसमें सबसे बढ़िया जी एग्जाम्पल सर। जो मुझे लगता है भावना प्रवृत्ता का, उसका लो आप थॉमस एल्वा एडिशन का। जो व्यक्ति इतनी बार असफल रहा, उसके बाद भी अपनी असफलताओं का जो था उससे ऊपर आगे बढ़ के उसने सफलता अर्जित की, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल, इनमें कोई सा भी एक एग्जाम्पल जी आप सर। यूज़ कर लो। फिर बात आती है भाई इसको विकसित कैसे किया जा सकता है। तो देखो विकसित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान के चलो, सबसे पहले ये होता है कि जैसे मदर टेरेसा थी, तो उसने कैसे सीखा, जो आध्यात्मिक वैल्यू, अगर आप कांटेक्ट में रहते हो, आध्यात्मिकता के साथ रहते हो, तो आपको वहाँ पे जो है चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो उसमें दूसरी बात होती है कि आपकी बेहतर जीवन शैली होनी चाहिए, ठीक है। आप जब तक संतुलित जीवन शैली नहीं जियोगे ना, तब तक आप इमोशनल इंटेलिजेंस भूल जाओ आप, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप दूसरे को पहचान सकते हो, ठीक है। रिश्तों में विश्वास और प्रबंधन करना। जी सर। रिश्तों में जब आप मैनेजमेंट करने लगोगे, ठीक है, उसको प्रबंधन मतलब उचित प्रबंधन करना, बाकी को कितना टाइम देना क्यों ज़रूरी होता है, ये आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब आप स्वयं के प्रति जागरूक रहोगे ना, तभी ये चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर वही इनर कॉन्शियसनेस की आवाज़ भी आएगी, उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करनी है। गुस्सा व संघर्ष को टालने के लिए जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गुस्सा, जो स्ट्रेस बॉल का यूज़ करते हैं, या बहुत बार मैंने देखा लोगों को, जब गुस्सा आता है तो लोग मतलब दूर चले जाते हैं उस सिचुएशन से, जहाँ मान के चलो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे मतलब आदमी को पता होना चाहिए कि मेरी ये कमजोरी है, पहली बात ये मेरी कमजोरी है, इसका मुझे क्या मतलब सॉल्यूशन निकालना, वो खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आप नेतृत्व को संभालना, इस तरीके से चीज़ें करोगे तब जाके होगा, ठीक है। और तो इसमें देखो, राजस्थान के एक बिश्नोई समाज है, उसमें पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संवेगात्मक समझ उनके परंपरागत संस्कृति से शामिल है तथा नई पीढ़ी भी उनका अनुसरण कर रही है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब ऐसे मैंने बहुत सारा लिखा है, मैंने मतलब जितने मेरे नोट्स में थे वो सारे पॉइंट मैंने इसमें लिख लिए हैं, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा ताकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसी के बेस पे आएगा। फिर बात आती है नैतिक निर्णय में सहायक के रूप में कैसे होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति की कमजोरी है क्रोध, तो क्रोध को पहले तो आप पहचानो। इमोशनल इंटेलिजेंस यही है ना कि भाई मुझे क्रोध किस लेवल का आता है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, किसी व्यक्ति क्रोध इतने लेवल का होता है किसी मार भी दे वो, मतलब समझ रहे हो। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको क्रोध किस लेवल का आ रहा है, ठीक। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कितने टाइम लेता है नॉर्मल प्रोसेस होने में। जैसे भाई कुछ व्यक्तियों को होता है कि कंट्रोल कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को क्रोध ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म जो है आपको आने चाहिए, ठीक है। और जब तक अगर आपको ये चीज़ें नहीं होगी तो आप तक। फिर दूसरी बात, भाई किन चीज़ों से गुस्सा आता है, तो आप उन चीज़ों को मतलब उसके साथ होता है ना भाई, प्रैक्टिस करना। जैसे आपकी कमजोरी है तो उस चीज़ के लिए तैयार होना, तब जाके आप कोई एथिकल डिसीजन ले पाओगे। नहीं तो आप खुद सोचो, जैसे मान के चलो आप गुस्सा करते हो, कल आप ब्यूरोक्रेट बन गए, आपके सामने मीडिया वाले गलत अरे होता है वो, हमेशा हर ब्यूरोक्रेट ये चीज़ें झेलता है। मान के चलो आप पे कोई लाछन लगा रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा, तो आपसे भाई सी बात है, वहाँ पे कैसे करोगे। तो उस चीज़ को मैनेजमेंट करने का तरीका आना चाहिए, तभी आप एथिकल डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पा सकते आप। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब एथिकल डिसीजन लेने में इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा योगदान ये होता है। जैसे मान के चलो कि आप किसी मान के चलो योजना का लाभ देने जा रहे हो, मतलब IAS अधिकारी हो आप, तो आप पहले ये समझोगे कि भाई उसकी रियल सिचुएशन क्या है। जैसे बहुत बार आपके साथ ऐसा रहेगा कि 2 ही व्यक्ति है, पर आप एक व्यक्ति को लाभ दे सकते हो, तो उसमें एनालिसिस करने में ये आपको सटीकता लाता है ये चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इस तरीके से आपको सोचना है कि वो क्या क्या हेल्प कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि है ना। तो सर बोलो बोलो।
ये जो सेकंड पॉइंट आएगा नैतिक निर्णय में भावनात्मक भूमिका, तो उसमें सर सीधा ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे मुझे क्रोध आता है तो मैं इन चीजों से ऐसे करता हूँ, वो एक कहानी बना के सीधा लिख दो तो उससे कहानी खत्म। देखो कहानी नहीं, मतलब जैसे 2-3 पॉइंट बना सकते हो। जैसे नैतिक निर्णय लेने में भावना बुद्धिमत्ता की भूमिका कैसे होती है। जैसे सबसे पहले जब मैं अपने इमोशन जो अपनी कमियां मैं पहचान पाऊंगा तो मुझे वो निर्णय लेने में फिर सहायता रहेगी ना। दूसरी बात, मैं दूसरों की सिचुएशन को समझ पाता हूँ कि भाई वो व्यक्ति किस सिचुएशन में है, तो उसके आधार पर मैं जब मैं सोच समझ के डिसीजन लूँगा तो स्वाभाविक सी बात हो नैतिक निर्णय होगा ना। जैसे एक मान के चलो कि आपको कोई चोर पकड़ा गया, ठीक है, आपने पहली बार को चोर को पकड़ा, अगर आप उसको समझ पा रहे हो कि ये पहला ही बार चोरी किया है, ठीक है, तब आप अगर उसको छोड़ दोगे तो हो सकता है उसके जीवन में सुधार हो जाए। परंतु अगर मान के चलो कि आप ये मतलब यहाँ पे भावनात्मक अगर निर्णय नहीं लिए, अगर आप उसको सजा दे दिए तो हो सकता है फिर स्थायी जो है चोर बन जाए। यार ये बहुत बार होता है जी सर। कि जो मोस्टली अगर आप जो लॉ बनते हैं ना उसमें यही होता है कि जो पहली बार क्राइम करता है उसको मोस्टली छोड़ दिया जाता है। ये लॉ की डेफिनेशन ही है ये, क्योंकि उससे सुधारात्मक प्रोसेस अपनाए जाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो अपनी दंड प्रक्रिया है उसमें ये नहीं होता कि दंड देना ही है व्यक्ति को। हमेशा याद रखना कि अगर कोई नॉर्मल क्राइम है, अगर उसमें सुधार की अपेक्षा होती है तो हमेशा वहाँ पे सुधारात्मक उसके लिए उसको दिया जाता है टाइम। तो ये चीज़ें कब पता लगेगी, जब आपको ये चीज़ों के लिए आप बहुत बार क्या होता है कि अपने इमोशन को अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लोगों पे गुस्सा निकाल देते हैं, तो फिर एथिकल डिसीजन नहीं ले पाओगे ना। तो एथिकल डिसीजन लेने के लिए पहले समय खुद की जो है इमोशन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, फिर दूसरे वाले के इमोशन को समझना, ठीक है, फिर उसके आधार पर एक उचित निर्णय लेना, वो ही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब इस तरीके से आप सोच समझ के आप डिसीजन लेते हो। दूसरी बात, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में याद रखना नैतिक निर्णय जब भी लिया जाता है जब आप स्वयं के बारे में ना सोचकर, मतलब होता है ना कि आपकी समावेशिता होनी चाहिए, मतलब सबको सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यही तो है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए अगर निर्णय ले रहा है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन, या मान के चलो जैसे आपको मान के चलो कि कहीं पे आप मान लो कि चलो कि आपको कोई पता लगा है कि वहाँ पे कुछ है, मतलब कि कोई गैंग है या कुछ क्राइम होने वाला है, तो आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए कि पहले से आपके वहाँ कितने लोग हैं, ठीक है, कितने, मतलब आपको ये एनालिसिस करें कि मैं अपने आप को रिस्क, ऐसे नहीं कि आप चले गए हीरोगिरी मूवियों में होता है, ऐसा नहीं, आप टीम वर्क लेके चलो, समझ रहे ना। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब अच्छा मतलब डिसीजन निकल के आता है जो चीज़ों को सोच समझ के आप लेते हो। ऐसे नहीं कि आप अपने बस वो दादागिरी दिखाना, हीरोगिरी दिखाना, वो नहीं चलता है। दूसरी बात देखो, तो सर इसमें फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे सेकंड पॉइंट हेडिंग के अंदर 2 लाइन में एक कंडीशन बता के इसके नीचे 2-3 पॉइंट में उसी कंडीशन में क्या डिसीजन लूंगा वो बता दूं, या क्या लिए जा सकते हैं वो बता दूं। हाँ, क्योंकि देखो ना इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। जी सर। अब ये तो ना देखो, ये तुम यही पॉइंट है ना, ये जो यहाँ लिखे थे वो यही पॉइंट यहाँ कर दिए। हाँ, तो ये तो सर सेम नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। जी सर, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पे, और लिखते रहो जब देखे बस। हाँ, ये याद रखना जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, जैसे हाँ पिछली बार जो लिखा था उसमें अब सुधार किया है अपन, फिर भी कुछ जैसे एग्जाम्पल में तुम फिर कमियाँ कर रहे हो, तो जब मैं जो बताते जा रहा हूँ साथ साथ इम्प्रूवमेंट करते रहो तो सही होता रहेगा, ठीक है। जी सर। और एक ये बताओ, मैं इंडिया ईयर बुक पढ़ा तो उसमें सब कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कुछ टॉपिकों में तो एक बार उसको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बस, है ना, फिर उसके बाद में मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार पढ़ लो बस उसको, उसमें 100 पेज ही काम के होते हैं, 100 पेज, जिसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस। जी सर, उसमें तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, वो मैं कही ये तो काम का ही नहीं है, नहीं बड़ाई वो, हाँ वो सारा कुछ उसमें दे रखा है। हाँ, दूसरी बात है जब आप बेसिक पढ़ लोगे ज्योग्राफी तो स्टार्टिंग में कुछ ज्योग्राफी वाले चैप्टर वो भी कुछ ही काम के नहीं है, उसमें आपको देखना जो नया अपडेशन होके आएगा ना वो काम का रहता है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आ गई तो यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है, ये चीज़ याद रखना। जी, तो वो तो अपना जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी ज़्यादा 50 पेज भी काम के नहीं है उसके, ये चीज़ याद रख लेना। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि उसको अभी आप नॉर्मल रख सकते हो, अपना जो फाउंडेशन है ना उसको मजबूत करो। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का स्टैटिक पार्ट है, फिर जो करंट अफेयर की लेयर चढ़ाने में वो फिर काम आएगा। वो जैसे भाई साइंस टेक में उसमें कुछ कुछ चैप्टर दे के रखे, तो क्या नया अपडेशन हुआ है जो आपने स्टैटिक्स में पढ़ा, उसके अलावा क्या अपडेशन हुआ, तो वो तब काम आएगा, ये चीज़ याद रखना।
जी सर। उससे दूसरी बात क्या है ना, जैसे उसमें एक चैप्टर है वो मैं बता दूं, वो तो रट ही लेना। जैसे आपकी बार भी क्वेश्चन पूछा है वो मैं बता देता हूँ। जी जैसे सर। अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन आया था ना, एक मिनट में बता रहा हूँ। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये चैप्टर थोड़ा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन है वो हमेशा जी बनाएंगे। सर। ठीक है, इसमें अच्छा खासा दिया रही है, और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, ये चीज़ याद रख लें। उस चैप्टर को थोड़ा रट लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जी तुम्हारे सर। देखो ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। जैसे पूछ लेता भाई कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, या कोई मान के चलो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उसमें सब दिया है स्टेट वाइज। तो उस तरीके से उसको पढ़ जी लेना, वो सर। काम आएगा। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे मैं बता दूंगा कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी उतना कर लो। ठीक है, जी सर। और अपना हिंदी जी लिटरेचर सर। को मजबूत करो 300 नंबर का टारगेट लेके। ठीक है, उसका भी मैं तरीका पहले बता रहा हूँ। PYQ पे कमांड कर लेना 2013 से लेके 2025 तक। एक एक जी सर। क्वेश्चन ये मान के चलो रात में तो उठा के भी पूछ लेना, आप एक्सप्लेन कर सको, इस एबिलिटी में आ जाओ, उस दिन आपके 300 नंबर आ जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। और सिलेबस आपके जी फिंगर सर। पॉइंट पे होना चाहिए, कि कोई आपको बोले कि भाई कहानी के रूप में सिलेबस के बारे में सुना दो कि हाँ इसमें ये है ये है ये है, तो उस दिन आपकी तैयारी हिंदी ऑप्शनल की हो चुकी है। पर याद रखना ये चीज़ जी ज़रूर सर। डेवलप करो, तब जाके ज़रूरी है। और इधर इथिक्स इथिक्स चेक कराते रहो, जैसे इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर वो सब्जेक्ट अपना पहले इथिक्स पे कमांड करो, ऐसे भी चेक करवाओ, ऐसे नहीं करवा रहे तुम चेक। ऐसे ऐसे सर कल ही भेजता हूँ मैं आपको लिख के। ठीक है, कल लिख ऐसे के, लिखता हूँ। कल मैं चेक कर जी दूंगा, कल सर। लिख के भेज देना। ठीक है, भला हर 15 दिन में 2 ऐसे जरूर लिखो, या वीकली अगर आप लिख सकते हो तो उससे अकॉर्डिंग लिखो, पर ऐसे जरूर लिखो। अगर 7 दिन में तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, 15 दिन में 2 ऐसे जरूर लिख के चेक करवाओ। लिखो, जी देखो सर। दे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में यही तो सबसे बड़ी बात है। देखो कंपटीशन नहीं है इसमें इसमें कंपटीशन खुद से है। अगर आपने इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, भाई ये डॉट 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 करके आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हो गए सफल, इसमें यही है। तो वही चीज़ याद रखना कि इसमें थोड़ा लगेगा आपको, थोड़ा अरे अभी ये मत सोचो आप, जैसे कोई दिक्कत, जैसे मैं भी तुम्हें लिख के देखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी हो सकता है कि तुम खुद से लिखोगे तो और भी बुरा हाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी लिख के देख रहे हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कंटेंट तैयार हो रहा है। जब आगे जाके मैं जी टेस्ट सर। लूँगा तुम्हारे, तो उससे क्या होगा, जब फिर उसमें रैंडम ही लिखना पड़ेगा, तो अपन एटलीस्ट तुम्हारा कंटेंट तो तैयार जी हो सर। जाएगा, तो उसका यूज़ करना सीख जाओगे फिर जब लिखोगे उस टाइम। तो अभी एक बार देख देख के लिख लो, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, फिर कल ऐसे लिख के भेजो, फिर कल मिलते हैं शाम को। ठीक है, जी सर। चलो ठीक ठीक। और वो मॉर्निंग वाली जो क्लासेज होती है वो देखते जाना, और सीसेट उसी अकॉर्डिंग काम करते रहना। ठीक है, जी सर, वो हिस्ट्री और सीसेट की दोनों आ रही हाँ हैं। वो काम करते रहना। ठीक है, उसके हाँ। अकॉर्डिंग जो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है सर। चलो ठीक ठीक।